कहानी का शीर्षक संपत्ति विवाद का चमत्कारी निपटान। आई से अक्सर मिलने आने वाले बाबा के भक्तों में से एक आशा नामक भक्त थी, जो आई को काफी प्रिय थी। उसकी हर एक मुलाकात के लिए आई अपना व्यक्तिगत समय देती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आई के घर मेरी उपस्थिति में आशा के साथ कितनी घटनाओं को चमत्कारी मोड़ लेते हुए मैंने अनुभव किया है। आशा एक संपत्ति विवाद के बारे में आई को बताया करती थी जो उसे परेशान कर रहा था। जब से उसे याद था, उसके पिताजी और उनकी बहन की एक दूसरे से नहीं बनती थी। जमीन और उनके पैतृक घर की संपत्ति को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। आशा के दादाजी का कानूनी रूप से अपने दो बच्चों के बीच संपत्ति को विभाजित किए बिना ही उनका निधन हो गया था। आशा का परिवार पैतृक घर में रह रहा था, लेकिन बुआ ने दावा किया कि वह घर पूरी तरह से सिर्फ उसका ही है। बुआ के पति और परिवार आशा के परिवार को उकसाते रहते थे। आशा के पिताजी मालमत्ता को बेचकर बंटवारा करके मामले को खत्म करना चाहते थे। हालांकि उनकी बहन एक लालची और मतलबी स्वभाव की थी। उसने समझौता करने से साफ मना कर दिया और उन्हें परेशान करने में ही उसे आनंद आता था। जल्द ही आशा के पिता का निधन हो गया और आशा उसकी इच्छाओं के खिलाफ उन विवादों में घसीट दी गई। चालाक और धूर्तवा सभी प्रकार के कानूनी नोटिस भेजकर आशा और उसकी मां को परेशान करने के लिए अपना समय व्यतीत कर रही थी। उसने उन्हें अदालत में घसीटने की धमकी दी। यह आशा और उसके परिवार के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण समय था और उसे अक्सर काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। वह एक वकील से दूसरे वकील के पास कानूनी सलाह लेने के लिए जाती थी। आशा निराश थी और उसे लगने लगा था कि इस उलझन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि बाबा कुछ भी करें, लेकिन आई से अपनी परेशानी साझा करने में उसे शांति मिलती थी, क्योंकि वह उनसे बहुत अधिक स्नेह करती थी और उन्हें परिवार की एक बुजुर्ग की तरह मानती थी। एक दिन आशा और उसकी मां को घर खाली करने के लिए वकील का नोटिस मिला। एक और मौके पर उनकी बिजली की संपर्क काटा गया था। आशा को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसे डर था कि कहीं उसे मानसिक बीमारी का शिकार न होना पड़े। जो भी हो रहा था आई उससे ज्यादा देख पा रही थी। उन्होंने आशा को बताया कि उसे अपनी बुआ और फूफा को कम नहीं समझना चाहिए और कि उसे उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे से सावधान रहना चाहिए। आई ने आशा से कहा कि वह सबूरी रखे, बाबा अवश्य ही उसकी मदद करेंगे। आशा को विशेष रूप से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि स्थिति में कोई बदलाव आ सकता है। बुआ एक कठोर महिला थी और अचानक उसमें बदलाव आने का कोई भी संकेत नहीं था। इस बीच बातें बहुत बिगड़ती चली गई और आशा और उसके परिवार को घर छोड़ने की संभावना बढ़ गई। कुछ समय बाद आई ने आशा को बताया कि वह सही समय आने पर उसे विशिष्ट कार्य करने के लिए कहेंगे। तब तक उन्होंने उसे धीरज रखने के लिए कहा और सलाह दी कि वह उसकी बुआ का किसी भी तरह से विरोध न करे और इसके बजाय उससे मिलना जारी रखें। एक सुबह आई ने मास्टर जी से आशा को उनका संदेश पहुंचाने के लिए कहा। मास्टर जी ने उसे टेलीफोन किया और कहा, आज दोपहर 3:30 बजे और शाम 4 बजे के बीच एक विशेष दुर्लभ ग्रहण होने जा रहा है। इस समय मेरी पत्नी ने आपको कुछ करने के लिए कहा है। वह चाहती है कि आप चावल के कुछ कण लें और उन्हें अपने मुंह में पके रहे। ग्रहण की अवधि के दौरान दिमाग में अपनी इच्छा के साथ ध्यान में बैठ जाए। जैसे ही ग्रहण गुजरता है वैसे ही वह चावल के कण बहुत सावधानी से बचा कर रखना। सूखने के बाद उनमें से कुछ कण अपनी चाची के सिर पर फेंक दो। आपके मन में जो है उससे वह प्रभावित होगी और आपका विवाद हल हो जाएगा। आशा काम पर व्यस्त थी और उस समय मास्टर जी से वह इस तरह के विस्तृत निर्देश सुनकर हैरान थी। थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन ये भी पता था कि बाबा की तरह आई भी कभी कभी भक्तों से असामान्य चीजें करने के लिए कहा करती है। उसने अपना कार्यालय जल्दी छोड़ दिया और 3 बजे घर चली गई। आई के शब्दों में विश्वास रखते हुए उसने निर्देशों का पालन किया। बाद में उसने चावल के कण एकत्र किए। उसने सोचा कि वह बिना कोई संदेह अपनी बुआ के सिर पर रखने में कैसे सक्षम होगी। उसी शाम को कुछ चिट्ठी पत्री देने के बहाने वह अपनी बुआ से मिलने गई। वह उसके बगल में बैठी और अपना कार्य करने में सफल हो गई। वह फिर घर वापस आई और उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। उसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। अतीत में आशा ने अपनी बुआ को सुझाव दिया था कि दोनों संपत्तियों की बिक्री करने के बजाय कोई एक घर ले सकता है और दूसरा जमीन का हिस्सा। यह आशा को तो समझ में आया था, लेकिन उसकी बुआ चाहती थी खुद के लिए सब संपत्ति रख ले। आशा अपनी बुआ के तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वह इस प्रस्ताव से सहमत हो गया। नहीं, इस बात का उसे अत्यधिक संदेह था। आशा ने अपनी पूरी कोशिश करने के लिए अपने आप को प्रेरित महसूस किया।
उसने उस रात बुआ से बात की और उसे इस प्रस्ताव के लिए राजी कर लिया। अगली सुबह इस पर चर्चा करने के लिए उसने अगली सुबह फिर से बुआ से मुलाकात की। आश्चर्य की बात है कि बुआ ने इस प्रस्ताव पर एक शर्त पर सहमति दी कि आशा और उसकी मां विनिमय के तुरंत बाद वह घर खाली कर देंगी। उसने कहा कि पंजीकरण के लिए वह उनके साथ जाएगी। आशा के लिए सभी बहुत संदेहजनक था और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। अगले हफ्ते उसकी बुआ अपने परिवार से मिलने के लिए यूरोप जा रही थी। आशा डर गई थी कि अगर देरी हुई तो उसकी बदमिजाज बुआ अपना मन बदल देगी जैसे वह हमेशा करती आ रही थी। ये तत्काल कार्यवाही का समय था। उसने जल्दी से कुछ रकम चुकाई। उसकी सहेली का पति बहुत दयालु था। दस्तावेज इकट्ठा करना, वकील से मिलना और इससे जुड़े सारे कार्य करने में उसने बहुत मदद की। कानूनी कागजात प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बड़ी थी। आशा ने आई से बात की और उनसे सारी बातों का खुलासा किया। आई ने आशा को चेतावनी दी कि उसे जारी करने वाले किसी दस्तावेज पर तब तक हस्ताक्षर न करे जब तक भूखंड अधिकार उसके नाम पर हस्तांतरित नहीं कर लेती। आशा अविश्वास की स्थिति में थी लेकिन प्रवाह के साथ बहती जा रही थी। वकील ने उन्हें एक साथ पंजीकरण करने के लिए समय दिया और वे सब औपचारिकताएं पूरा करने के लिए वहां गए। बाबा की लीला अलग अलग रूप लिए सामने आई। वकील ने आशा और उसकी मां के लिए भूखंड अधिकार स्थानांतरित करने वाले दस्तावेजों का केवल एक सेट पूरा करने का प्रबंधन किया था। आशा को संदेह था कि उसकी बुआ आखिरी क्षणों में अपना मन बदल देगी, लेकिन उसकी बुआ ने बिना किसी झगड़े के चुपचाप दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। पंजीकरण कार्य पूरा हो गया था। वे दस्तावेज अब पंजीकृत थे। आशा को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। घर को बुआ के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए कागजी कार्यवाही अब तक तैयार नहीं थी और वे सभी इस बात पर सहमत थे कि बुआ की वापसी पर आशा और उसकी मां अपना काम करेंगे। आशा एक अचंभे में थी। दशकों से लंबित उनकी पारिवारिक समस्याएं अचानक पूरी तरह से सुलझ गई थी। उसने आई को टेलीफोन किया, धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी महिला जिसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, इस तरह से कुछ करने के लिए वह कभी तैयार हो सकती है। ये पूरी तरह से उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। कुछ दिनों बाद उसकी बुआ ने उसे टेलीफोन कर उसे बहुत खरी खोटी सुनाई कि पता नहीं कैसे आशा ने उसे मूर्ख बनाकर इस तरह कुछ करने में कामयाब रही। आशा ने तब महसूस किया कि बाबा के हस्तक्षेप के अलावा ये कुछ भी नहीं था। आशा ने अपनी बुआ को शांत कर दिया और कहा कि उनकी वापसी पर सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। अंत में सब अच्छी तरह समाप्त हो गया। आशा और उसकी मां एक छोटे से किराए के घर में चले गए जब तक वे अपनी जमीन को बेचकर एक घर न खरीद ले। हर कोई जो आशा की बुआ को जानता था उन्हें यह मानने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसके जैसी कोई महिला जो बिना पहले अपने हितों को सुरक्षित किए किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करेगी। जब आशा ने आई को ये कहा, वह बस मुस्कुराए और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। बाबा के तरीके रहस्यमय हैं। अभी तक का ये बाबा का एक और चमत्कार है जिसे मुझे व्यक्तिगत रूप से गवाह होने का मौका मिला है। अगली कहानी अगले वीडियो में सुनेंगे। आप सभी को धन्यवाद।